नमस्कार। आज इस एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से करूंगी। अच्छा बताइए, इस अमृत काल में विकसित भारत बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ाते अपने देश में हो रहे कई रिफॉर्म्स और चेंजेस में से एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज जिससे आप अखबारों की सुर्खियों से लेकर अपने आसपास इन दिनों अक्सर रूबरू होते हैं, वो क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। वो बदलाव है नारी शक्ति। अब हम विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बढ़ गए हैं। ये दौर है नारी शक्ति के अभ्युदय का। पॉलिटिक्स हो, गवर्नेंस हो, इकोनॉमी, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर हो या स्पोर्ट्स, हर क्षेत्र में देश की बेटियां जब नए मुकाम हासिल कर रही हों तो डिफेंस सेक्टर और आर्म फोर्सेस में क्यों पीछे रहें? और इसी क्रम में एक नया इतिहास लिख गया इस हफ्ते, जब पहली बार एक महिला ने आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल के पद को संभाला और नारी शक्ति को दी नई उड़ान। नमस्कार, ये है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं आपकी सूत्रधार शैलजा। आज मेरे साथ जो खास मेहमान है, उनके स्वागत से पहले मैं ये 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि वो है विकसित भारत की पहचान, है प्रेरक प्रतिभा, उत्तम ज्ञान, सेवा, साहस और चिकित्सा से बढ़ाया जिन्होंने देश का मान। आइए आपको सुनाती हूँ नारी शक्ति की उड़ान। मेरे साथ स्वागत करें उनका जो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में निसंदेह नारी शक्ति की ध्वजवाहक है। Dear listeners, we bring you an exclusive interview of Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen. I feel proud and honored to share that Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen मैम पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का पदभार 1 अक्टूबर 2024 को संभाला है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम आप इंस्पिरेशन है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। आपकी उपलब्धियों को हम सब जानते हैं, लेकिन एक दौर वो भी होता है जिसके बारे में सभी लोग नहीं जानते, आपका बचपन। बात आपकी जीवन यात्रा की करें तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता। मेरा जन्म आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट अगस्त 1964 में हुआ था। मेरे पिताजी भारतीय नौसेना में थे। सारे नेवल स्टेशंस में बड़ी हुई, मेनली विशाखापट्टनम में। हमारा जो स्कूल था वो बहुत ही एक बढ़िया स्कूल था। उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन हमें दी। हमारी प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने हमें डिसिप्लिन सिखाई, फिजिकली फिट होना सिखाया, एकेडमिक्स पे, पढ़ाई पे बहुत ज़ोर वो लगाती थी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी वो बहुत ज़ोर लगाती थी। और उनको एक एक स्टूडेंट के बारे में पता है और आपको खुशी होगी वो आज तक इस दुनिया में हैं। वो 93 इयर्स की हैं और अभी तक वो हमें सबको याद करके रखती हैं और उन सब पता है कि हमारी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारी पर्सनालिटीज़ को शेप किया, वो भी ज़िंदगी में बहुत पहले हमारी चाइल्डहुड में। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या बायो था? एक्चुअली कोई डाउट नहीं है, बहुत स्टीरियोटाइप था। हाँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी ही था और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी बायोलॉजी टीचर ने 1 अक्टूबर को जब मेरे ये DGFMS का पद संभाला, उनका फ़ोन आया तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। जी मैम, 1985 में आप कमीशन हुई और तब से लेकर आज तक देश सेवा में आपका 4 दशक का लंबा सफर रहा और 1 अक्टूबर 2024 को आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनकर आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। आपसे देश के युवा प्रेरणा ले रहे हैं, पर आपको आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में आने की प्रेरणा कैसे मिली? जैसे कि मैंने कहा, मैं आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड की हूँ और मैं बायोलॉजी में इंटरेस्टेड थी, तो मुझे पता था मुझे डॉक्टर बनना है। काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए थे। मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स के पास गई थी जब बीमार थी। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हो गई, उनकी पर्सनालिटी से, उनके बिहेवियर से, वो पेशेंट्स कैसे देख रहे थे। तो मैंने चूज़ किया कि मैं AFMC में ही जाऊंगी और उस साल एक्चुअली आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज नंबर 1 रेट को हुआ था सारे मेडिकल कॉलेजेस में 1981 में। तो इसीलिए मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई और फिर उसी के बाद इंडियन आर्मी में भर्ती हुई। जी मैम, 40 वर्षों की आपकी एक बहुत लंबी यात्रा रही है। इस गौरवपूर्ण यात्रा के बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। स्कूल से हमारा सपना था कि हम यूनिफॉर्म पहने और मेरा तो आई वॉज वेरी लकी, मेरे को तो सौभाग्य हुआ कि मैंने तीनों यूनिफॉर्म पहने हैं। तो जब मैं कमीशन हुई तो मैं इंडियन आर्मी में कमीशन हुई, इंटर्नशिप किया NHS अश्विनी में। उसके बाद मेरी पोस्टिंग आई एक आर्मी की यूनिट में। फिर मेरी शादी हुई एक नेवल ऑफिसर से, मेरे हस्बैंड सर्जन रियर एडमिरल नायडू, तो मैंने नेवी में कन्वर्ट किया। फिर 37 इयर्स हम नेवी में रहे हैं। उसके बाद मुझे एयरफोर्स में DG मेडिकल सर्विसेज एयरफोर्स में जाने का मौका मिला और फिर हम नेवी में वापस सेकेंड हुए और अब हम इस पद पे आए हैं फ्रॉम द 1 October एज DG AFMS।
जी, उन पलों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे जब आपको इस यूनिफॉर्म को पहनने पर गौरव की अनुभूति हुई। मुझे तो हर पल में गौरव का अनुभव हुआ, बिकॉज मैंने कहा था कि हमारी ड्रीम थी कि ये यूनिफॉर्म पहने। तो जिस रोज़ सुबह जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो मुझे तो बड़ा गौरव लगता है, और मैं काम के लिए बड़े शौक से निकलती हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगता कि मुझे आज काम पे नहीं जाना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इनकरेजिंग टू बी सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस। तो सबसे पहले करियर में तो हम बहुत छोटे छोटे रिमोट स्टेशंस में हमने काम किया। अंडमान निकोबार में हमारी पोस्टिंग थी। वहाँ पे हमने सीखा कि पेशेंट्स को कम फैसिलिटीज़ के साथ कैसे लुक आफ्टर करना है, कैसे उनको मेन लैंड में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, मैंने रेडियोलॉजी में MD करी, और उसके बाद छोटे नेवल हॉस्पिटल्स में काफ़ी पोस्टिंग्स हुई, विशाखापट्टनम, कोचिन। फिर हम मुंबई आए जहाँ पे स्पेशलिस्ट का काम बढ़ता गया। उसके बाद हमने स्टडी लीव ली और मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में टाटा हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलाइज करने गई। वहाँ पे एक ऐसे जैसे मिड करियर का चेंज हुआ, उसमें बहुत ही अच्छा जोश आया कि मैंने अपनी प्रीवियस सब्जेक्ट का और न्यू सब्जेक्ट को अमेलगमेट करके क्लिनिकल केयर को बहुत ही उम्दा तरह से मुझे वर्क सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा मिला। मैंने और जोश के साथ काम किया। फिर मुंबई में अश्विनी में, और फिर आर्मी हॉस्पिटल R&R में, कमांड हॉस्पिटल पूना में मैंने पेशेंट्स का बहुत देखभाल किया एज अ सीनियर एडवाइज़र। और उसके बाद जब हम बॉम्बे आए, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में रोल बढ़ती गई। मैं अश्विनी में, फिर सदर्न नेवल कमांड में, फिर मैं आई कमांडेंट अश्विनी, और सब आजकल कहते हैं रूल ऑफ 2। मैंने 2 डिग्रीज़ की, मैंने 2 कमांड मेडिकल ऑफिसर्स के टेन्योर्स किए, मैंने 2 यूनिट्स को कमांड किया। INHS अश्विनी जो नेवी का प्रीमियर हॉस्पिटल है 870 बेड का, वो भी कोविड के फेज़ 2 में, जहाँ पे हमें बहुत सारी मुश्किलें सब ने पूरे दुनिया और पूरे देश में संभाली। फिर मैंने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को कमांड किया, तो वो मेरा सेकंड कमांड हुआ। और इसके बाद 2 DG, दैट इज़ DG MS एयरफोर्स एंड DG MS नेवी। तो रूल ऑफ 2 स्टैंड्स। जी मैम, जैसा कि आपने कोविड महामारी का जिक्र किया, ये पूरी दुनिया के लिए संकट का काल था। इस दौरान आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने जो योगदान दिया वो सराहनीय है। दैट मस्ट बी अ टफ टाइम फॉर यू टू। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि इस दौरान आपने किस तरीके की चुनौतियों का सामना किया और उन्हें कैसे मैनेज किया। 2020 तो कभी किसी को भूलेगा नहीं। उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज था जब कोविड नया नया आया था। हम किसी को मालूम नहीं था कि उसके साथ हम इसको डील कैसे करें ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव। बट हाउएवर आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज रोज टू द ओकेजन, और प्रॉम्प्टली हम लोगों ने हॉस्पिटल्स, छोटे हॉस्पिटल्स DRDO के साथ अपने आप हमने सेटअप किए, पेशेंट्स का देखभाल किया, और हम ये इंश्योर किया कि सब जगह कंटिन्यूस सप्लाई ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और मेडिसिन का रहा। और बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने टू इनिशिएट प्रोक्योरमेंट, और हम उसके लिए तैयार थे। और जब सेकेंड वेव आया, हमें हमारी जानकारी और बढ़ गई थी, और वैक्सीनेशंस भी हो गए थे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सपोर्ट था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और इनफैक्ट अंडर हिज एबल डायरेक्शंस मेडिकल लीडरशिप could take on action on priority। उसके लिए we have learnt lessons, और उनको अभी हमने सबको नोट करके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, ताकि जब फिर से ऐसी समस्या आए हम उसके लिए तैयार। जी दोस्तों, देखिए, किसी भी शख्स की सफलता के पीछे काफ़ी मेहनत के साथ ही एक सही रणनीति और पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का मोटिवेशन भी होता है। मैम, हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होता है। आपके जीवन की इस इनक्रेडिबल जर्नी की बात करें तो हम जानना चाहेंगे कि आपके प्रेरणा के स्रोत कौन हैं। अब तक के जीवन में आपको किस व्यक्ति या घटना ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? दूसरे लोगों की सक्सेस से प्रेरणा लेती हूँ, और ऑफ कोर्स जो हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ। जैसे हमारे रोल मॉडल्स हैं, मैंने आपको कहा हमारी प्रिंसिपल मिस जयराजा राव, जनरल निर्मल आहूजा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट वो पहली जनरल थी आर्मी मेडिकल कोर की। उन्होंने 1987 में कमांड हॉस्पिटल लखनऊ का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। वो एक बहुत ही बड़ी बात थी, और आज तक जब भी मेरी करियर में कुछ बढ़ोतरी आती है तो उनका बेटा जो अमेरिका में रहता है, फर्स्ट मैसेज उसका आता है कि मम्मी ऊपर से आप पे मुस्कुरा रही हैं। वाइस एडमिरल पुनीता अरोरा जो हमारी सीनियर रह चुकी हैं, एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री भी मिला है 2 साल पहले, जनरल माधुरी कनितकर, और टाटा हॉस्पिटल की हेड
जो मेरी टीचर थी डॉक्टर कैट्यून डिनशॉ, वो डायरेक्टर TMH थी। और इस कंट्री में आज जो कैंसर केयर का जो स्टैंडर्ड है वो सब उन्हीं की बदौलत है, और हम उनको बहुत बहुत याद करते हैं। और हाल ही में 2 या 3 दिन पहले जब हम तारिणी को फ्लैग ऑफ करने गए गोवा में, 2 यंग नेवल ऑफिसर्स, उनसे भी हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि वो ऐसे एडवेंचर पे निकले हैं कि 8 महीने वो 2 अकेली लड़कियां 23,000 नॉटिकल माइल्स का जर्नी वो नाविका सागर परिक्रमा 2 में करने वाले हैं। ऐसे लोगों से भी मैं प्रेरित करती हूँ। हाल ही में मुझे पता लगा है, उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्रेरित हुई हैं। तो दिस इज़ अ सिम्बायोसिस। जी, इंस्पिरेशन की बात चल रही है, तो जैसा कि आपने नाविका सागर परिक्रमा 2 की बात की, यहाँ मैं हमारे लिसनर्स को बता देना चाहती हूँ कि हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा 2 में हिस्सा ले रही इंडियन नेवी की 2 महिला नौसैनिक अधिकारी एक नाव में, जिसका नाम है INSV तारिणी, उससे समुद्र से पानी के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने के टफ मिशन पर निकल चुकी हैं। हमने एक प्रीवियस एपिसोड में उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं सुना है तो प्लीज मैं इसको पिन कर दूंगी, आप उसे जरूर सुने। आरती मैम, इस दौर में जहां नारी शक्ति की उपलब्धियां नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और आप उन विमेन अचीवर्स के लिए बिग इंस्पिरेशन हैं, हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए निकली महिला नौसैनिक अधिकारियों की हौसला अफजाई के लिए आप भी गोवा गई थी। साथ ही आपने भी ऐसी ही एक रोमांचक यात्रा को अंजाम दिया है। वो एक्सपीरियंस कैसा था? 2020 दिसंबर में जब हम लेडीज़ ने पहली वाली जो सागर परिक्रमा थी वो ख़त्म हो गई थी और वो वॉलंटियर्स ढूंढ रहे थे फॉर सागर परिक्रमा 2, तो उस टाइम आई वॉलंटियर्ड टू इंस्पायर एंड मेक श्योर दैट यंग लेडी ऑफिसर्स इसको फिर से टेकअप करें। तो उस टाइम कोचिन से लक्षद्वीप INSV इंडियन नेवल सेलिंग वेसल बुलबुल, इट्स अ कॉल्ड अ 6-man बोट, 6 इंडिविजुअल्स उसमें सेल कर सकते हैं। कैप्टन अतुल सिन्हा, कैप्टन चरण, 2 सब लेफ्टिनेंट्स और एक लेडी ऑफिसर तुलिका हमारे साथ निकली थी। 3 दिन का ये सफ़र था। हमने अरेबियन सी में हम लक्षद्वीप की तरफ गए और ये मेरी एक बहुत ही प्लेजेंट मेमोरी है। रास्ते में मुश्किलें भी थी और बड़े अच्छे प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस भी थे। मरीन लाइफ को देखा हमने रास्ते में, कितने बड़े बड़े मर्चेंट वेसल्स को क्रॉस किया और हम लक्षद्वीप पहुँचे। वहाँ पे हमारा वेलकम हुआ। ये मेरे लिए एक बहुत ही लैंडमार्क एडवेंचर था और उसके साथ उसका ये एडवांटेज था कि हमने यंगर पीढ़ी को इंस्पायर किया कि हम एज एन एडमिरल अगर सेल कर सकते हैं तो वो भी कर सकती हैं। और आपने देखा है कि वो 2 अक्टूबर को दे हैव सेट सेल एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। मैम, वैसे तो आपके पद पर इतनी जिम्मेदारियों के बीच खाली वक्त निकालना मुश्किल ही होता होगा, लेकिन उस थोड़े बहुत समय में रिक्रिएशन के लिए आप क्या करती हैं? आपकी क्या हॉबीज़ है? हमारे यंग डेज में तो हम स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, हम टेनिस खेलते थे, पर जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, हम सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहने के लिए ऑफ कोर्स हम वॉक करते हैं, कभी रन कर लेते हैं और रीडिंग में हमारा काफ़ी समय जाता है। मेडिकल रिसर्च में काफ़ी समय मेरा जाता है। मैं पेशेंट्स को अभी भी देखती हूँ, वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अभी हॉबीज़ के लिए तो थोड़ा टाइम कम ही हो गया है। जी मैम, अगर नारी शक्ति की बात करें स्पेशली आर्म फोर्सेस में, जब आपने 1985 में ज्वाइन किया और आज 2025 दस्तक दे रहा है, तो इस पूरे समय में खासकर पिछले 10 वर्षों में आप क्या खास बदलाव देख रही हैं? गवर्नमेंट ने तो बेसिक से शुरू किया है, एजुकेशन से शुरू किया है। उन्होंने सबसे पहले 2022 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में गर्ल कैडेट्स को एडमिट किया। उसके बाद उन्होंने NDA कैडेट्स को एडमिट किया। मुझे सौभाग्य था उनको मिलने का इन 2022 इन दिसंबर। उसके बाद अब इस साल 2024 जनवरी में ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल has been opened, which is I think a matter of pride for this nation, where the girl child is being helped to come to a level playing field to be able to join the armed forces. Agniveers, सबको पता है, they have been inducted in the last 2 years, Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। Officers को उनके branches almost बढ़ रहे हैं, उनको हर एक क्षेत्र में लिया जा रहा है towards a general neutral status. जी मैम, ये बहुत क्लीशे सा सवाल होगा, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं?
आपका काम और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन का क्या फॉर्मूला है? ये सवाल क्लीशे नहीं है, ये ज़िंदगी की रियलिटी है। मैं इसको क्लासिफाई करती हूँ प्रोफेशनल चैलेंजेस और पर्सनल चैलेंजेस में। तो प्रोफेशनली इन दोनों में चीज़ों में एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका फोकस और आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका जो सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम, कई लोग, अगेन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ बिकॉज मेरी बहुत ही सपोर्टिव फैमिली थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड मेरे सबसे बड़े सपोर्ट हैं। हम दोनों एक ही करियर में थे, हम दोनों ने बारी बारी से अपनी पढ़ाइयाँ की ताकि एक रह के बच्चे को की देखभाल कर सके, फैमिली को देख सके। मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ ने भी बहुत हेल्प की हमारी, हमने उनकी हेल्प की उनके बच्चों के साथ। तो ये फैमिली सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जिनका नहीं है उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो फैमिली सपोर्ट है। और आजकल हर एक वर्क प्लेस में सब वर्किंग एटमॉस्फेयर सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सारी लेडीज़ के वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे और प्लेजेंट बन रहे हैं और कंड्यूसिव बन रहे हैं कि वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी। जी मैम, आप पिछले 4 दशकों से आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में जिस तरह के बदलाव इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड अपग्रेडेशन जो हम देख रहे हैं, जो हुए हैं, उन्हें आप कैसे देखती हैं? और अब डायरेक्टर जनरल का पदभार संभालने के बाद आप भविष्य के किन मुद्दों पर ध्यान देंगी? आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होने वाली हैं? To provide holistic health to the Indian soldier, his family, as well as the veterans. Holistic in terms of primary health care, preventive health care, secondary and tertiary health care, whether they are in peace or in war. If they are at war, to get the best methodology of evacuating them to the nearest help to save their lives as well as their limbs. And in peace, to look after their health, to prevent non-communicable diseases, lifestyle diseases, help their families, help their dependents, to keep their morale high so that they can keep fighting and protect our nation. Armed Forces Medical Services, जैसे मैंने पहले भी कहा, have stayed very abreast of the times. My predecessors, उन्होंने बहुत अच्छी तरह इक्विपमेंट, स्टोर्स और मैन पावर की तरफ ध्यान देकर ये मेडिकल सर्विसेज को बहुत ही अव्वल और वर्ल्ड क्लास बनाया है। मैं इसको सिर्फ कंसोलिडेट करना चाहूँगी और आगे बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हम डिजिटाइजेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जॉइंटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। तीनों सेनाएं का जो चिकित्सा, ऑलरेडी हम इतने जॉइंट हैं कि हम डिजिटाइज करके एक दूसरे से बातें भी करें ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वो मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है। रिसर्च और इनोवेशन, उसको भी हम आगे बढ़ावा देंगे। हमारे प्रेडिसेसर्स ने भी किया है और हमारी बहुत सारी MOU साइन हुए हैं विद वेरियस IITs, द वेरियस DBT, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद DRDO, और हम सब ये रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं बिकॉज आर्म फोर्सेस एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर हम बहुत अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। जी मैम, देश के प्रति आपका समर्पण हम सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। हमारे सैनिक जो लद्दाख की ऊंचाइयों से लेकर तवांग और अंडमान निकोबार तक देश की रक्षा कर रहे हैं, आपको एक आदर्श के रूप में देखते हैं। पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के माध्यम से उन सभी जवानों तक आपकी आवाज पहुंचेगी। रक्षकों के रक्षक के रूप में आप उनके लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगी? रक्षा सूत्र सुन रहे देश के सभी रक्षकों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस आपकी हेल्थ के लिए और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है। और जैसे हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कहते हैं कि डॉक्टर्स का रवैया ऐसे होना चाहिए कि पेशेंट ऐसे फील करे कि उन्हीं के सब जो मैं कह रही हूँ कि ऑल इज़ वेल, मैं हूँ ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी मैसेज के साथ मैं इस एपिसोड का अंत करना चाहूंगी। मैम, जो युवा पीढ़ी इस समय हमें सुन रही है, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी, खासकर वो युवक और युवतियां जो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में शामिल होना चाहते हैं? सभी लिसनर्स से मैं यही कहूँगी कि राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान दें और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। मैं मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का आह्वान करती हूँ कि वह सब आगे आकर आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन करें और हमारे रक्षकों के रक्षक बने।
युवा श्रोताओं के मैं यही कहूँगी कि अपने आप में नेवर लूज़ फेथ इन योर सेल्फ। आपका सेल्फ एस्टीम हमेशा हाई होना चाहिए। हर एक चीज़ में आप अपना बेस्ट दीजिए एट ऑल टाइम्स, इर्रेस्पेक्टिव जो भी प्रेशर हो या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उसको आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि सिर्फ आप अपनी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको किसी की हेल्प भी चाहिए तो आप किसी से हेल्प मांगें, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करिए। आजकल सब को मेंटल हेल्थ का बहुत ही कॉन्शियस हैं लोग, आपको इसके बारे में बहुत ही कॉन्शियस रहना है। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मांगना उसके लिए। प्लीज़ रिमेंबर दैट प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी एंड क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड नेगेटिविटी हमेशा क्लियर हो जाते हैं। और हमारी एनर्जीज़ को हम वेस्ट ना करें, हम अपनी एनर्जीज़ अपने एम और गोल की तरफ ज़्यादा उनको कॉन्सेंट्रेट करें। तो आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। यू आर नेशनल ट्रेजर्स। और हम सब आर्म फोर्सेस में भी आप सब की तरफ देख रहे हैं कि आप ही देश को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन मैम से बातचीत ने हमें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के उज्जवल भविष्य की झलक भी दी। उनके एक्सपीरियंस और विजन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। For more such inspiring stories and episodes, please subscribe to रक्षा सूत्र। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।